हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विवोक ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं नेहा कुमावत आपको पढ़ाने वाली हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। हम बात कर रहे थे, इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, जिसमें हम लॉन्ग टर्म डिसीजंस की बात कर रहे थे, जिसको हमने जाना था पूंजी बजटन में। यानी जब एक इन्वेस्टर पूंजीगत व्ययों में विनियोग करता है तो उसको डिसीजंस लेने होते हैं। तो उसमें हमने कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी, है ना, मेथड्स पढ़ी थी। तो दो टाइप्स की हमने टेक्निक्स पढ़ी थी। पहली थी ट्रेडिशनल परंपरागत विधियां और दूसरी थी आधुनिक विधियां, जिसको मॉडर्न मेथड्स कहते हैं। तो फर्स्ट जो है वही हमारी चल रही थी ट्रेडिशनल मेथड में। हमने फर्स्ट जो है पुनर्भुगतान अवधि विधि के बारे में बात करी थी। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम सेकंड मेथड्स की चर्चा करेंगे, जो कि है औसत प्रत्याय दर विधि, एवरेज रिटर्न रेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। पूंजी बजटन की टेक्निक्स है ये कैपिटल बजटिंग की, जिसकी फर्स्ट परंपरागत विधि में हम बात कर रहे थे। ट्रेडिशनल मेथड की जब बात कर रहे थे तो फर्स्ट हो गई थी पुनर्भुगतान। अब सेकंड जो है आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो है औसत प्रत्याय विधि, जिसको कहा जाता है एवरेज रिटर्न रेट। ठीक है, ARR के नाम से जाना जाता है इसको। अब इसमें क्या होता है, जब हम पुनर्भुगतान विधि की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कितने समय में हम उस कॉस्ट को कवर कर लेंगे अपने प्रॉफिट से, है ना। जो हमने विनियोग किया है, राइट, जितना भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो कितने समय बाद हम अपने लाभों से उस कॉस्ट को, उस लागत को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और हमने इसके साथ क्या एग्जाम्पल की चर्चा करी थी। सपोज अगर 1 लाख का मैं विनियोग करती हूँ और सालाना 5 साल तक मुझे 20,000 रुपए मिलते हैं, 5 साल तक या 10 साल मिलते हैं, ठीक है। तो 5 साल में तो मेरी कॉस्ट कवर हो रही है, क्योंकि 20,000 मेरे को 5 साल तक मिलेंगे। तो 5 साल तक मिलेंगे तो वो 1 लाख रुपया हो गया। तो वो 1 लाख तो मेरा इन्वेस्टमेंट था, उससे मेरा जो जितना भी रिटर्न हुआ है 1 लाख का, वो कंप्लीट हो गया कॉस्ट से। तो हम उसमें बात कर रहे थे। इस मेथड में हम बात करते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसका रिटर्न क्या है। अब बात यहाँ आती है उसके रिटर्न की, उसकी प्रत्याय की। अगर हम किसी भी वस्तु में या किसी भी संपत्ति में विनियोग कर रहे हैं तो हमें उसका रिटर्न कितना मिल रहा है, उसकी प्रत्याय हमें कितनी मिल रही। अब यहाँ बात प्रॉफिट्स और इनकी बात आ रही है। यानी कि जब आपके पास 2 मशीन है और आपको सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी मशीन लोगे, तो आप क्या करोगे, पहले देखोगे कि कौन सी मशीन ज़्यादा रिटर्न दे रही है। अगर आप कहीं जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, सपोज आप FD करवाने ही गए, है ना, आप बैंक में गए, 2 बैंकों से बात करी आपने, SBI से भी कर ली, उसको पूछा भाई FD पर कितना रिटर्न देगा, उसने बोला मैं 7% दूंगा, ठीक है। फिर आप गए दूसरे बैंक में, दूसरा बैंक हो गया HDFC, वहाँ गए, वहाँ पूछा कि सर FD के रिटर्न क्या दोगे आप, या कितना ब्याज दे रहे हो, वो बोलता है मैं 8% दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, किस में विनियोग करोगे, कौन से बैंक की FD में विनियोग करोगे। बिल्कुल जायज़ है कि आप HDFC में करोगे। क्यों? क्योंकि उसकी रिटर्न ज़्यादा है। जहां आपको SBI 7% रिटर्न दे रहा है, बदले में HDFC आपको 8 दे रहा है। तो जहां ज़्यादा मिल रहा है, चाहे 1% से भी ज़्यादा मिल रहा है, आप उसमें विनियोग करोगे। तो बिल्कुल एज इट इज सेम ये मेथड भी कहती है। औसत प्रत्याय ये बोल रही है कि अगर हम 2 मशीनों की बात कर रहे हैं, कि सपोज आप मैनेजर हो, फाइनेंशियल मैनेजर, आपको बोला जाता है कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम कुछ मशीनें खरीद रहे हैं, तो 2 मशीनों के प्रपोजल आपके पास आए हैं। अब आप बताओ कि कौन सा एक्सेप्ट करें और कौन सा रिजेक्ट करें। तो आप क्या करोगे, पहले देखोगे कि इन दोनों में से रिटर्न कौन सी मशीन ज़्यादा दे रही है। सपोज एक मशीन है X और एक मशीन है Y। X मशीन
अपना पूरा प्रॉफिट देती है, अपना रिटर्न देती है सालाना, सपोज 10% अपन को कमा के देती है वो, और वहीं वाई मशीन देती है 12% कमा के सालाना प्रॉफिट रहती है, रिटर्न्स देती है। तो ऑब्वियसली आप अगर इन्वेस्टर है तो आप क्या करेंगे, आप दूसरी मशीन यानी वाई मशीन के साथ जाएंगे, बिकॉज वो आपको रिटर्न ज़्यादा दे रही है। तो बस विनियोग निर्णय में क्या करना है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सारे ही फैक्टर देखे जाते हैं कि आप उसमें क्या करो, विनियोग करो। एक तो आप ये देखते हो कि कितने टाइम में वो कवर हो रही है हमारी कॉस्ट, जो कि हमने पे बैक में पढ़ लिया। अब बात आती है प्रॉफिट की, कि अब आप देखोगे ऐसा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे जिसमें रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसमें रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे वो आप एक्सेप्ट करोगे। तो आपने वो डिसीजन लेने के लिए विचार किए। तो ऐसे पूंजीगत निर्णयों के लिए हम क्या करते हैं, पूंजीगत निर्णयों के लिए हम विचार करते हैं कि जिसमें जो प्रत्याय है, रिटर्न है ज़्यादा मिलेगी, उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि जब दो प्रपोजल है हमारे पास, उसमें से एक हमें एक्सेप्ट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों में से ज़्यादा जो भी है उसको ले रहे हैं। लेकिन सपोज एक ही मशीन दी हुई है और आपको एक ही इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं है, एक ही इन्वेस्टमेंट है और आपको बोला जाता है कि इसका डिसीजन लीजिए कि इसको हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस दशा में आप क्या करोगे, आप एक अनुमानित दर निर्धारित करोगे, यानी आप एक्सपेक्ट करोगे कि कम से कम मुझे किसी भी मशीन से, चाहे वो X, Y, Z कोई सी भी मशीन हो, मुझे कम से कम अनुमानित कर दिया जाता है कि कम से कम मुझे 10% का लाभ या 10% का प्रत्याय उस मशीन से या उस विनियोग से चाहिए। आपने क्या किया, अपेक्षा करी कि मुझे एस्टिमेट करा कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए। तो आप सामने वाली जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, आप उसमें देखोगे कि क्या वो उतना रिटर्न दे रही है। अगर आपने जितना सोचा है, अनुमानित किया है, एक्सपेक्ट करा है, उतना आपको मिल रहा है तो अच्छा है, उससे ज़्यादा मिल रहा है तो भी अच्छा है। तो ऐसे केस में आप उस इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे। लेकिन जो आपने सोचा, जितनी रेट आपने सोची, उतना आपको नहीं मिल रहा है रिटर्न, तो आप क्या करोगे, उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दोगे कि भाई मैंने 10% सोचा है कि इस मशीन या इस विनियोग से मुझे इतनी प्रत्याय मिलनी चाहिए, इतना रिटर्न मिलना चाहिए 10%, लेकिन सामने वाला विनियोग या सामने वाला इन्वेस्टमेंट आपको उतना रिटर्न नहीं दे रहा है, सपोज 8% दे रहा है, तो क्या आप उसमें विनियोग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हम ऐसे में विनियोग नहीं करेंगे, वहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रपोजल को अस्वीकार कर देंगे। ठीक है, तो हम अभी और समझ लेते हैं इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले इस मेथड के, जब हम बात करें एवरेज रिटर्न मेथड की, औसत प्रत्याय विधि की, तो इसके अदर नेम क्या क्या है, लेखांकन विधि, विनियोग प्रत्याय विधि। ठीक है, इसको इन नामों से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर किसी परियोजना में, किसी प्रोजेक्ट में किए गए विनियोग पर यानी किया गया इन्वेस्टमेंट पर प्रत्याय की दर ज्ञात की जाती है, क्या कर ली जाती है, रिटर्न की रेट फाइंड कर ली जाती है। कि अगर आप कोई भी, वही बात है जो मैं बता रही हूँ आपको बिगनिंग में भी बताइए, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, 2 मशीन हैं या 2 प्रपोजल आपके पास पड़े, तो आप कौन सा लेंगे, जो रिटर्न ज़्यादा दे रही है। ठीक है, अगर 2 प्रपोजल नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप खुद अपने हिसाब से अपेक्षा दर निर्धारित करेंगे और देखेंगे कि सामने वाला जो इन्वेस्टमेंट है क्या उतना रिटर्न दे रहा है। दे रहा है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं दे रहा है तो रिजेक्ट करेंगे। बस वही बात यहाँ लिखी हुई है। ये देखिए, किसी परियोजना में किए गए विनियोग पर प्रत्याय की दर ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। सबसे ऊंची प्रत्याय दर को स्वीकार किया जाएगा, जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है उसको स्वीकार कर लेंगे। एक एग्जांपल से और समझते हैं अपन। जैसे हम बात कर रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की, यानी हमें कुल मिला के जो विनियोग है उसमें इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, एवरेज, राइट। तो सपोज 2 कंडीशन है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ। फर्स्ट है, जब आपके पास 2 मशीन है,
इसमें आपको विनियोग करना है, और मशीन वैसे भी दीर्घकालीन है तो लॉन्ग टर्म डिसीजन की बात कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग चल रही है। कंप्लीट। 2 मशीनें हैं, इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एक्स मशीन का 9% आता है और वाई मशीन का 10 आता है, और सपोज एक मशीन और है जेड, 3 ऑप्शन है हमारे पास, और एक का आता है 12.15%। यानी इतना ये मशीनें हमें रिटर्न देगी एक साल में, इतना हमें क्या करेगी, लाभ देगी कमा के। तो आप क्या करोगे, कौन सा प्रपोजल, कौन सी मशीन को सेलेक्ट करोगे? भाई आप एक वित्तीय प्रबंधक हैं, आपको आपका बॉस बोलता है कि हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 मशीनें हैं, तो बताओ हम कौन सी खरीदें। तो आप क्या करोगे, देखोगे कौन सी रिटर्न ज़्यादा दे रही है उसको खरीदोगे। तो यहाँ जेड मशीन ज़्यादा रिटर्न दे रही है तो इसको खरीदा जाएगा क्योंकि रिटर्न ज़्यादा दे रही है। बस AR मेथड वही बोल रही है कि जो आप प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हो उसमें आपकी रिटर्न रेट ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक मशीन है, एक ही विनियोग है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, एक अनुमानित स्वेच्छा से खुद निर्धारित करोगे, एस्टिमेट करोगे या एक्सपेक्ट करोगे कम से कम ये जो मशीन है मुझे सालाना 10% तो रिटर्न दे ही दे। हम खुद निर्धारित कर लेंगे, फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो खुद डिसाइड कर लेगा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम खुद एक रेट डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे वो एक्चुअल में कितना दे रही है। तो सपोज हम खरीदने जाते हैं एक मशीन, वो बोलता है कि सर आपको ये तो क्या है, कैलकुलेट करके फाउंड आउट करते हैं कि ये जो मशीन है आपको दे रही है 11% का प्रॉफिट, 11% का रिटर्न दे रही है। तो अब आप क्या करोगे, आपने एस्टिमेट करा था 10, आपने कितनी अपेक्षा करी थी इस विनियोग से, प्रत्यय की 10%, लेकिन आपको 11 मिल रहे हैं। तो आप इस कंडीशन में ये मशीन क्या करोगे, परचेज कर लोगे, खरीद लोगे, यानी स्वीकार कर लोगे, है ना, एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन यदि ये मशीन 10% ही दे रही होती तो भी हम एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि हमने सोचा भी 10 था और मिल भी 10 है, तो उस कंडीशन में भी एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन ये मशीन 9% रिटर्न देती है और हमने तो सोचा था कम से कम 10 तो दे, लेकिन ये 9 दे रही है, तो हम इस केस में अस्वीकार कर देंगे, इस मशीन को नहीं खरीदेंगे, इस विनियोग पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा नहीं लगाएंगे, ठीक है। कंप्लीट है, यही हमारी है रिटर्न रेट, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए कि कोई भी अगर मशीन है या कोई भी इन्वेस्टमेंट है उस पर ARR कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो उसके लिए फॉर्मूला है, दो प्रकार से ARR ज्ञात की जाती है। कौन से 2 प्रकार हैं? सबसे पहले है प्रारंभिक विनियोग पर प्रत्यय दर। जब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्रारंभिक विनियोग कर रहे हो, जैसे कि आप एक मशीन खरीदने गए तो उस पर 1 लाख रुपए लगा रहे हो, तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो उसके हिसाब से आप कैसे कैलकुलेट करोगे। और दूसरा है औसत विनियोग पर, एवरेज इन्वेस्टमेंट पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की, ARR की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला है एवरेज नेट एनुअल तो जब हम बात कर रहे हैं ARR की फर्स्ट कैलकुलेशन की मेथड की प्रकार की कि प्रारंभिक विनियोग है तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला है एवरेज नेट एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ऐसे प्रकार की आय को लेना है जो कि डेप्रिसिएशन यानी हास्य और टैक्स यानी कर के बाद की आय हो, यानी आपको ऐसा इनफ्लो लेना है, ऐसा अंतर प्रवाह लेना है रोकड़ का
कि जो क्या हो, आफ्टर टैक्स हो और आफ्टर ही डेप्रिसिएशन हो, ठीक है। बिफोर की यहाँ बात नहीं हो रही, तो हम आफ्टर को ही फोकस करेंगे। यानी आपका इनफ्लो कैसे होता है, आपको टेबल याद होगी, सेल्स हमारा रेवेन्यू, उसमें हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर लेस करते हैं हम जो भी हमारा इंटरेस्ट, फिर उसके बाद जो आता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हम क्या करेंगे, उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, फिर जो आएगा उसमें से लेस करेंगे टैक्स, तो जो फाइनल आपके पास आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो वो वाले यहाँ पर बात हो रही है इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स की, कंप्लीट है यहाँ पर। तो हम उसको भी लेंगे एवरेज पर, जो हम ले रहे हैं एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स, उसको भी हमें कौन सी वाली को लेना, एवरेज। अब एवरेज क्या होता है ये भी समझ लीजिए, हमने पढ़ा था 8th क्लास में शायद एवरेज निकालना, वही बात है, राशियों का योग, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। एवरेज ऐसे निकालते हैं किसी का भी, तो जितनी भी राशियां दे रखी उसको जोड़ दो और जितनी राशियां हैं उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यानी जितने नंबर की है उससे डिवाइड कर दो। सपोज आपको 5 साल के प्रॉफिट दिए, तो 5 साल के प्रॉफिट को तो जोड़ दो, तो वो तो हो जाएगा राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। कितने साल की प्रॉफिट है, 5, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो वो आ जाएगा एवरेज। तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो हर में हमें हर कंडीशन में एवरेज निकालने होंगे, तो वहाँ हम स्कोर अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, भाई हम जब प्रारंभिक विनियोग की बात कर रहे हैं तो डिवाइड में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो प्रारंभ में आपने विनियोग किया उसकी लागत यहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो पहले प्रकार की बात हो गई, वो है प्रारंभिक विनियोग पर प्रत्याय दर। अब उसके बाद दूसरी भी देख ही लेते हैं, दूसरी है औसत विनियोग पर प्रत्याय दर। कौन सी है, औसत विनियोग पर प्रत्याय दर। ये है प्रारंभिक विनियोग पर, जिसमें अपोन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आया था। ये भी सेम एज इट इज फॉर्मूला इसका यही है, बस अपोन में एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। यानी सबसे पहले तो एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, जो हमारी इनकम है आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन वाली, लेकिन वो भी एवरेज करी हुई, वो हम लिख देंगे, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, जो हमारा विनियोग है उसकी भी क्या एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, 100 कर देंगे। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का तरीका है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। यानी कैसे कैलकुलेट करेंगे, भाई एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन तो दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस प्रकार से कि प्रारंभिक विनियोग है वो प्रारंभिक विनियोग की राशि प्लस स्क्रैप वैल्यू अवशिष्ट मूल्य, आपकी मशीन अगर खराब हो गई, उसको बेच दी, पैसा आया, वो स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ये कहलाएगा आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो एक क्वेश्चन हो जाए, उसी के साथ हम देख लेते हैं कि दोनों मेथड से हम कैसे उसको कंटिन्यू करेंगे। अब बात इसी के साथ में आपको एक चीज और बता देती हूँ कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट दिया है तो ले लो,
है ना। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। भाई विनियोग की जो भी प्रारंभिक लागत है वो प्रारंभिक लागत किसकी, विनियोग की। सपोज हमने एक मशीन खरीदी है 2 लाख की, तो वो 2 लाख रुपए हमारी प्रारंभिक लागत विनियोग माने जाएंगे। उसमें से लेस करेंगे, घटाएंगे अवशिष्ट मूल्य स्क्रैप वैल्यू, कुछ भी अवशिष्ट बचा उसको बेच दिया, उससे हमें रोकड़ प्राप्त हुई, तो उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, जीवन, यानी इसको कहा जाएगा लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी जो आपकी परियोजना है, परियोजना समय अवधि, परियोजना समय अवधि संख्या। जैसे कोई प्रोजेक्ट है मैं बोल रही हूँ, या कोई मशीन है 5 साल तक चलेगी, 5 साल तक रिटर्न देगी, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो हम एग्जाम्पल जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें ही देख लेते हैं कि कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है एक परियोजना की लागत, एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट बता रहा है 60,000 है तथा अवशेष मूल्य स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, इसमें अवशेष मूल्य 12,000 रुपए। इसका हास्य तथा एक परियोजना की लागत 60,000 तथा अवशेष मूल्य 12,000 है। इसका हास्य तथा कर पूर्व आय प्रवाह पहले 5 वर्ष। आपको जो प्रॉफिट दिया है वो कौन सा दिया है, बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, पहले का दिया है, लेकिन हमारे फॉर्मूले तो आफ्टर वाला चाहिए, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कौन 5 साल के जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या क्या है। 12,000 है, 14,400, 16,800, 19,200 और 24,000 रुपए प्रॉफिट 5 साल के हमें इनफ्लोज दिए हुए हैं। कर दर दी हुई, टैक्स रेट दी हुई है 50% और हाथ से सीधी रेखा द्वारा लिखा जाएगा, यानी जो भी आपका डेप्रिसिएशन है उसकी मेथड दी हुई। अब क्या कैलकुलेट करना है, परियोजना की औसत प्रत्याय दर की गणना करनी है। जो भी प्रपोजल है उसकी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात करनी है। दोनों मेथड से हम कर लेंगे और सीख लेंगे। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार की टेबल बनानी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो भी प्रॉफिट है, इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितनी दी हुई है। फर्स्ट ईयर 12,000, तो हमने फर्स्ट ईयर 12,000 लिख दी। सेकेंड ईयर 14,400, तो 14,400। थर्ड ईयर है वो लिख दी। फोर्थ ईयर की इनकम लिख दी और फिफ्थ ईयर की हमने इनकम लिख दी, ठीक है। ये इनकम कौन सी है, बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। हमें हमारी AR में फॉर्मूले में आफ्टर वाली चाहिए और वो भी एवरेज वाली चाहिए, है ना। हमारा एक बार फॉर्मूला हम देख लेते हैं फिर से। ये देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एवरेज नेट एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। बिफोर वाली दे रखी है तो आफ्टर में निकालना होगा और उसका भी हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, एवरेज, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया है, इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, उसको लिख दिया। अब इन सबको 5 सालों को ऐड कर देंगे तो वो टोटल में आ जाएगा। तो ऐड करने पर क्या आएगा हमारे पास, 12,000 प्लस 14,400, 16,800, 19,200 और 24,000, तो हमें प्राप्त होगा 86,400, 86,400 हमें प्राप्त होगा, वो हमने लिख दिया। अब ये जो प्रॉफिट्स है ना, इन सब का हमें एवरेज निकालना है। मैंने एवरेज बताया था आपको भी, औसत कैसे निकाला जाता है, राशियों की संख्या अपॉन राशियों की योग अपॉन राशियों की संख्या। तो राशियों का योग हमने कर लिया, सभी का कितना आया 86,400 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर कितने हैं 5 है। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, राशियों का योग हो गया
86,400 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। राशियाँ कितनी हैं? 5, और राशियों का योग कितना है? ये। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस 5, तो कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज आ जाएगा 17,280 का। कितना आ जाएगा हमारा एवरेज? 17,280। कंप्लीट है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार की जो आय है वो तो हमने लिख दी, उसकी टोटल कर दी, उसका एवरेज भी निकाल दिया। एवरेज इसलिए निकाल रहे क्योंकि हमें फॉर्मूला में उसकी नीड होगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमें बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स का प्रॉफिट दिया है लेकिन हमें आफ्टर वाला चाहिए, है ना, तो हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या दिया हुआ है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो मैंने अभी आपको डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला बताया था, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। ये मैंने आपको डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताया था। तो प्रारंभिक लागत क्या है विनियोग की? 60,000 की लागत है, तो हम यहां लिख देंगे 60,000 लेस अवशिष्ट मूल्य। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 12,000, तो हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे 12,000 डिवाइडेड बाय परियोजना का समय अवधि कितनी है? 5 वर्ष है। ये देखिए 5 वर्षों तक हमें रिटर्न देगी, ठीक है, तो 5 वर्ष हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट के, डिवाइडेड बाय 5। तो 60,000 में से 12,000 जाएंगे तो आएंगे 48,000, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 9,600। ठीक है, ये 9,600 है वो हमारा क्या हुआ? डेप्रिसिएशन हुआ। जिसको कहा जाएगा हास्य। कंप्लीट। हमें हास्य निकाल दिया। हास्य हमें डायरेक्ट नहीं दिया था डेप्रिसिएशन, तो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट करा। फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उस मशीन का 60,000 था, जिसमें से स्क्रैप 12 थी और 5 साल तक का वो प्रोजेक्ट था, तो हमारा डेप्रिसिएशन 9,600 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इनकम आई है जो हमने लिखी है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। तो कितना लेस करना हमें? 9,600। सब मशीन का डेप्रिसिएशन सेम होगा क्योंकि इनकी कॉस्ट वही है, तो हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। अब देखिए ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा हमारा? 9,600 5 बार दिया तो 48,000 का हो जाएगा। और इसका साथ के साथ अगर एवरेज निकालना चाहे तो 48,000 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो ये एवरेज हो जाएगा। $9,600 ही आएगा एवरेज भी। ठीक है, जब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया है जिसको हमें लेस करना है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद हमारे पास क्या बचेंगे? 12,000 में से सबसे पहले लेस कर दो 9,600, फिर 14,400 को लेस कर दो। सबसे पहले 12,000 है उसमें से लेस करेंगे 9,600, तो हमारे पास आएगा 2,400। फिर 14,400 उसमें से लेस कर देंगे 9,600, तो आ जाएगा 4,800। फिर 16,800 में से लेस कर देंगे 9,600, तो हमारे पास आ जाएगा 72, 7,200। फिर 19,200 में से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 9,600, तो वो आ जाएगा 2,000।
9,600, फिर 24,000 में से लेस कर देंगे 9,600 डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा 14,400। ये आ गए हमारे जो हमारी इनकम थी बिफोर की, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करने की बात। इसमें से अब ये लेस कर देंगे 86,400 में से लेस कर देंगे 48,000, तो आ जाएंगे 38,400। और एवरेज भी लेस कर देते हैं, 17,280 में से लेस करेंगे 9,600, तो हमारे पास आ जाएंगे 7,680। ठीक है, तो ये जो आया हमारा, ये क्या है, ये है नेट इनकम बिफोर टैक्स, यानी ऐसी इनकम है बिफोर टैक्स वाली है, क्योंकि अब तो क्या है आफ्टर डेप्रिसिएशन वाली हो गई है ना, डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया हमने। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास जो इनकम थी इनिशियली वो बिफोर कौन सी वाली थी, बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स वाली थी, उसको हमने लिख दिया, उसका हमने एवरेज भी कैलकुलेट कर दिया, टोटल ऑफ अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अमाउंट, वो करके हमने कैलकुलेट करा एवरेज। उसके बाद लेस करा डेप्रिसिएशन, फॉर्मूला लगा के डेप्रिसिएशन फाउंड आउट किया, फिर वो लेस करा। उसके बाद जो हमें रिसीव हुआ वो है नेट इनकम बिफोर टैक्स। जो इनकम है वो कर पूर्व की आय हमारे पास है। अब इसमें से हम क्या लेस कर देंगे, टैक्स लेस कर देंगे, तो कौन सी इनकम जनरेट हो जाएगी, फिर वो इनकम हो जाएगी नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो हम कर लेते हैं 50% टैक्स रेट हमें दी हुई है, तो ये 50% हो गया। अब ये जो डिजिट है यानी इतनी हमारी जो इनकम, इसका हम 50% निकालेंगे। ठीक है, कितना निकालेंगे, 50%, वो हमारा क्या होगा, टैक्स। तो मैं आपको फर्स्ट बता देती हूँ, फर्स्ट ईयर का 2400 है, इसका हम 50%, यानी सबका आप क्या कर दो, आधा आधा कर दो। तो डेप्रिसिएशन यहाँ कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ हो जाएगा 1200, यहाँ हो जाएगा 2400, यहाँ हो जाएगा 3600, 4800, और 5 में हो जाएगा 14,400 डिवाइडेड बाय 2 इजिकल टू 7200। और टोटल करना है तो इन सब का जो भी हम टैक्स दे रहे हैं इसको टोटल कर दो। टोटल का मतलब क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, ये टोटल है। तो हम टोटल कर देते हैं 7200, 4800, 3600, 2400 और 1200, तो हमें प्राप्त होगा 19,200। कंप्लीट है। अगर आप टैक्स का भी एवरेज निकालना चाहते तो निकाल दो। हमारे पास टोटल है डिवाइडेड बाय नंबर 5 है, तो हम क्या करेंगे, टोटल 19,200 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो एवरेज आ जाएगा 3840। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ हमें, 3840। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट बचा कौन सा वाला, बिफोर टैक्स वाला, उसमें से लेस कर देंगे टैक्स लेस कर देंगे। तो भी अब क्या करेंगे, इस अमाउंट में से टैक्स लेस कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 1200, 2400, 3600, 4800, 7200, 19,200 और 3,840। ये जो हमें प्राप्त हुआ वो है नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ये सब हमने क्या करा है, लेस करा है, किसमें से, इसमें से। ठीक है, तो अगर आप बोलते हो ये ए है, सपोज ये बी है, तो ये कहाँ से आया, ए माइनस बी करके आया। ठीक है, अब ये समझो सी है, तो ये टैक्स लेस कर दिया, तो ये कहाँ से आया, ये ई है और ये एफ है, तो एफ कैसे आया, एफ आया है सी माइनस ई करके। ठीक है, सी क्या है, ये, इसमें से ई ये माइनस कर दिया तो एफ आ गया।
ठीक है, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने क्या करा बेसिकली इस क्वेश्चन में, हमने नेट प्रॉफिट दिया हुआ था बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, लाभ दिया था कर पूर्व व हास्य पूर्व। हमने पश्चात करने के लिए क्या कर दिया, आफ्टर करने के लिए क्या कर दिया, लेस कर दिया डेप्रिसिएशन को और लेस कर दिया टैक्स को। तो जो हमें प्राप्त हुआ नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। अब हमारे फॉर्मूले में तो हमें एवरेज वाली चाहिए, एवरेज नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन चाहिए। वो कितनी हो गई, 3840। तो ये हमारे लिए काम की है फॉर्मूले में। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे फिर से। जब हमें नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन प्राप्त पता चल गई तो हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो पहली मेथड क्या थी हमारी ARR की, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के आधार पर, इन्वेस्टमेंट के आधार पर कर रहे हैं तो फॉर्मूला था एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अभी कितनी निकली, एवरेज एनुअल इनकम 3840, तो ये हो गई 3840। ये है एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ये देखिए एवरेज है, और कौन सी एवरेज है, नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, वो हमने लिख दी 3840। अब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट करा था वो कितने का था, 60,000 का, तो वो लिख दिया, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, सॉल्व करेंगे, %6.40। ये हमें ARR प्राप्त हुई है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 6.44 इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे ARR और एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे हमने देख ली है। ठीक है, तो इसमें वही होगा, हमारे पास एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स क्या है, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, औसत आय कर व हास्य पश्चात की। तो वो कितनी है हमने देखी थी, 3840। तो 3840 हो गई हमारी एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। उसके बाद हमें चाहिए एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 60,000 का, प्लस स्क्रैप कितनी थी 12,000 की, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ये देखिए क्वेश्चन में 12,000 की स्क्रैप, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी 72,000, 60 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, 36,000। तो हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 36,000। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट 36,000 हम यहाँ लिख देंगे। मल्टीप्लाई 100 करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये हमें प्राप्त होगा 10.67%। कंप्लीट है यहाँ तक। तो हमने क्या करा, ARR निकाली, दो तरीकों से निकाली। जब हमें क्या दिया हो, जब हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट से करना हो तो हम ये फॉर्मूला लेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे, और जब हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट पर करना हो तो इस प्रकार फॉर्मूला होगा। और फॉर्मूला आपको पता ही है, हमें फॉर्मूले में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपको दिया होगा, और इस विधि में एवरेज इन्वेस्टमेंट लेना है जिसका फॉर्मूला इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 होगा। ठीक है, और हमने ये कैसे फाउंड आउट किया, नेट इनकम आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन बिफोर के दिए हुए हैं डेटा, उसमें लेस कर दिया डेप्रिसिएशन, फिर लेस कर दिया टैक्स, तो हमें प्राप्त हो गया आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन की अर्निंग।
ठीक है। और साथ के साथ एवरेज कैलकुलेट करते गए। एवरेज में क्या हो गया, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, तो राशियों का योग ये था डिवाइडेड बाय राशियों की संख्या 5 थी, तो हम क्या करते गए, टोटल डिवाइडेड बाय 5 करते गए, तो हमें ये प्राप्त हो गया। तो यही हमें हमारी क्वेश्चन में नीड थी, इसकी ज़रूरत थी। एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन वो है 3840। ये एवरेज वाला चाहिए, इसलिए हमने इसको निकाला और इसको हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया दोनों जगह, 3840 3840। जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात आई यहाँ 60,000 आएंगे, जब यहाँ एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात आई तो यहाँ 36,000 आएंगे। दोनों को सॉल्व करा तो इसकी ARR निकली इनिशियल इन्वेस्टमेंट की 6.40 और इसकी निकली 10.67%। तो दोनों की ARR यानी इस मशीन में उसको जो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे बात करते हो तो 6.40 और अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट पर बात करते हो तो 10.67% की उसको अर्निंग होगी। अब ये वो डिसाइड करेगा कि उसको प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए रिजेक्ट, वो अपनी अनुमानित दर पर निर्धारित करेगा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एवरेज रिटर्न के बारे में बात करी और कैसे वो कंपनी उस पर डिसीज़न लेती है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई मेथड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।